हेलो डियर, माय न्यू टॉपिक राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन कैसे होता है, कंजप्शन उसका कैसे बढ़ता है। अब वार हेल्प क्या कर, वार जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके पास्ट की बात ये है रिकवरी टाइम की कि वार हेल्प करता है किस यूएस इकोनॉमी को। कैसे करता है मेरे लाल, सुनो। मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन हुआ तो हुआ कैसे, बिहाइंड द रीजन एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी रहती है हेनरी फोर्ड। उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट किया असेंबली लाइन ऑफ शिकागो शेल्टर हाउस। अब शिकागो शेल्टर हाउस में क्या होता था बेटा, कन्वेयर बेल्ट होता था। कन्वेयर बेल्ट में, शेल्टर हाउस में जो कन्वेयर बेल्ट लगा था उस पर जितने भी कैटल्स वगैरह थे उसको रख दिए जाते थे और बेल्ट ले जाके क्या करता था, उनको काट पीट देता था। अब उसके फायदे ये थे कन्वेयर बेल्ट के कि कोई भी डिले नहीं होता था और कंजप्शन, अरे प्रोडक्शन को बनाने में कोई ब्रेक नहीं लगता था। अब इन्होंने ये कन्वेयर बेल्ट को अप्लाई कहाँ पे, अपनी न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉयट में अपनी नई कार प्लांट खोला। और इस कार प्लांट को खोलने में ये कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। और कन्वेयर बेल्ट में यूज करने का मेन मोटिव क्या होता है, इंक्रीजिंग द आउटपुट, यानी कि जितनी भी कंपनी का आउटपुट हो वो इंक्रीज हो पर वर्कर। पहले क्या होता था, जब कन्वेयर बेल्ट नहीं था तो पर वर्कर क्या होता था, आउटपुट कम निकल के आते थे। लेकिन जब कन्वेयर बेल्ट के आने से आउटपुट ज्यादा निकलना शुरू हुआ। अब आउटपुट ज्यादा हुआ, डिले नहीं हो रहा था और जो वर्कर्स थे वो ब्रेक भी नहीं ले पाते थे, तो रुक नहीं पाते थे। तो जिसकी वजह से वर्कर्स ने डिमांड किया नो वर्क्स ऑन कन्वेयर बेल्ट, हमें यानी कि कन्वेयर बेल्ट पे काम नहीं करेंगे। हेनरी भी क्या था, बहुत ही चालाक आदमी था और उन्होंने क्या किया, ऑफर्ड किया कि हम क्या करेंगे, आपकी जो वेतन, आपकी जो पेमेंट है उसको डबल कर देंगे। क्यों करता है, क्योंकि उसको पता था कि जब हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारी क्या बचे होगी, कास्ट कटिंग होगी। कास्ट कटिंग के मोटिव को, कास्ट कटिंग को देखते हुए उन्होंने क्या किया, वेजेस को डबल कर दिया। और डबल करते ही क्या हुआ, वर्कर्स जो थे वो ज्यादा काम करने लगे और प्रोडक्शन रोज हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है हेनरी कंपनी का फ्रॉम 2 मिलियन टू 5 मिलियन। कब से, 1990 टू 1929 के बीच में 2 मिलियन से जो प्रोडक्शन होता है वो 5 मिलियन तक बढ़ जाता है। अब देखो ये हो गया मेरे लाल कंजप्शन की बात, ये अरे सॉरी प्रोडक्शन की बात। अब जो प्रोडक्शन है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। उसी समय एक नया सिस्टम इमर्ज होता है हायर परचेज, यानी कि कुछ भी आप सामान लेंगे उसको क्या करेंगे, उसकी जो भी पेमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी होगी। तो वर्कर्स वगैरह तो जो रेफ्रिजरेटर, टीवी, जो भी मतलब चीजें थी उसको बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा था तो कंजप्शन इसको कराना था और कंजप्शन कराएगा नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, अरे सॉरी ज्यादा इनकम इनकी बढ़ेगी नहीं। अब देखो ये हो गया आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन। 1923 में एक न्यू सिस्टम इमर्ज हो जाता है, कहाँ पे, यूएस में। यूएस के पास, यूएस यानी कि यूएस के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता था। अब ये क्या करता है, लोन बांटना शुरू कर देता है और उसी समय यूएस में एक बैंकिंग सिस्टम इमर्ज होता है। ठीक, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। तो अभी मैं बताया हूं कि वो क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, फ्लरिश कौन हुआ था, यूएस हुआ था। यूएस में बैंकिंग सिस्टम था और जो हेनरी फोर्ड कंपनी थी वो यूएस वाली थी। उन्होंने क्या किया, खूब प्रोडक्शन किया, वहां पे खूब कंजप्शन कराया। लेकिन समस्या क्या आई कि बाकी जो रेस्ट वर्ल्ड थे वो क्या कर रहे थे, वो वार के टाइम में बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या हुआ, बहुत ही दिक्कत में आ गया, बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, और जो कंट्रीज है वहाँ के प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गए, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा कम हुए। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किस एक सेक्टर को मिला बेटा, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। द डिप्रेशन काज्ड बाय सेवरल, और ये डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर थे। पहला फैक्टर कौन सा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिमेन्ड ए प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था कौन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसलिए आ गया था कि फाइन गुड्स बिकना शुरू हो गया था यूएस से। यूएस में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया था, सस्ते दामों में चीज अपने क्या, भाई प्रोडक्शन ज्यादा था तो वो कंजप्शन कराने के लिए सस्ते रेट में क्या हुआ, सारी चीजों को बेचना शुरू हुआ। तो रेस्ट जो
वर्ल्ड तब वो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में आ गया। मैनी कंट्री फाइनेंस दियर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन फ्रॉम अस। बताया हूँ कि यूएस के पास बैंकिंग सिस्टम आ गया था, लोन क्या करता था, बारोवर को देता था। अब क्या हुआ बेटा, जब ये बहुत सारी कंट्री फाइनेंस कर रही थी, फाइनेंशियली सपोर्ट की जा रही थी, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। क्या हुआ, लोन तो ले लिया, पे करने की बात आ जाएगी। देखते देखते ऐसा हुआ कि 1928 में ओवरसीज लोन $1 बिलियन हो गया था। मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब क्या ही बताया जाए। अब जबकि क्या हुआ, फॉल इन द प्राइस, प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब क्या हुआ, प्राइस भी गिर रही थी। तो अब ये हुआ कि, और उसी ड्यूरेशन में कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में फेमाइन वगैरह आ गई थी, कुछ बीमारियां आ गई थी, जिसके वजह से प्रोडक्शन, अरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी क्या हुए, अच्छे ग्रो नहीं हो पाए, ग्रेन्स भी अच्छे ग्रो नहीं पाए। अब क्या हुआ, ये यूएस वाला बड़ा चालाक बन रहा था, सोचा कि क्या करूंगा मैं, डोमेस्टिक लैंडिंग करूंगा। डोमेस्टिक लैंडिंग से क्या होगा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी अच्छे आएंगे, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, और भी ज्यादा प्रॉस्परस बन सकता हूँ। क्या हुआ, लेकिन अब जा डोमेस्टिक लैंडिंग किया, बारोवर को लोन क्या क्या डेब्ट दिया, लेकिन क्या हुआ, जब बैंक जाते हैं, मतलब जाते हैं लोन को वापस रीपे कराने के लिए, तो फार्म्स, जितने भी फार्म्स वाले हैं, कुड नॉट पे द लोन। अब ऐसी नहीं कि उनको शौक लगी थी कि वो अपने लोन को पे ना करे, लेकिन उसके बिहाइंड द रीजन था कि जो क्राइसिस आ गई थी, जो डिप्रेशन की वजह से जो फेमाइन वगैरह आए थे, वो अपने हार्वेस्ट फसलों को नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि प्राइस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की थी वो क्या हो गई थी, फॉल डाउन हो गई थी। ठीक है बेटा, प्राइस फॉल डाउन हो गई थी। अब समस्या ये आई, अपनी क्यों नहीं दे पाए, अपनी फसलों को बेच नहीं पाए थे, उनके हाउस होल्ड बर्बाद हो गए थे, बिजनेस भी क्या हो गए थे, कोलैप्स हो गए। अब इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा झटका किसको लगता है, यूएस बैंकिंग सिस्टम को। यूएस बैंकिंग सिस्टम भी क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और हजारों की संख्या में बैंक क्या हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, यानी कि घोटाले में चले जाते हैं, और बहुत सारे बैंक्स को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रेट डिप्रेशन, किसके प्रोस्पेक्टस में, कंटेक्स्ट में, ये था वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। अब हम अगले बार में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या डिप्रेशन आया था। तो बेटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कॉलोनियल इंडिया में क्या होता था, एक्सपोर्ट बस क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर गुड्स को, जबकि खरीदने की बात आती थी क्या, तो मैन्युफैक्चरर यानी फाइन गुड्स जो होते हैं हम लोग खरीदते थे। लेकिन समस्या क्या हुई, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या हुआ, दोनों हाफ हो गया। मतलब भाई क्या, ज्यादा बेचेंगे नहीं तो हम ज्यादा खरीदने की मेरी क्षमता नहीं रही, यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। 1928 से इंटरनेशनल प्राइस क्राइस हो जाती है, और व्हीट की प्राइस भी उसी समय डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो जाता है, इंडिया में हाफ हो जाता है। अब एक देखो एग्जांपल है, जिसको एविडेंस हम कहेंगे, कि जो जो जूट प्रोड्यूसर थे, कहाँ के, बंगाल वाले, वो क्या करते थे बेटा, जूट को उगाते थे, मतलब राग जूट को ग्रीव करते थे, और उसको क्या करते थे, गनी बैग बनाने के लिए इंडस्ट्री को देते थे। अब समस्या क्या हुआ, गनी बैग भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। गनी बैग क्यों कोलैप्स हुआ, कि जो राज जूट थी, मतलब जो कच्चा जूट था, यानी कि अभी वो फाइन जूट नहीं बन के आया था, राज जूट की प्राइस क्या हो जाती है, उसी समय पूरी प्राइस क्या होती, इंटरनेशनल प्राइस क्या हो रही थी, उसी समय इसकी भी प्राइस क्या हो जाती है, 60% फॉल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो किसान थे वो बहुत ही ज्यादा कर्ज में आ जाते हैं। उन्होंने ये आस लगाई थी कि अब अच्छा दिन आने वाला है, और हम क्या करेंगे, खूब ज्यादा जूट को ग्रो करेंगे, और हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा नहीं, जूट की प्राइस क्या हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा डेप्ट में चले जाते हैं हमारे जो पीजेंट रहते। और उन्होंने अपनी जितनी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी उनके लिए, अपने एक्सपेंसिव के लिए, वो क्या करते थे, अपनी ज्वेलरी, होम अप्लायंसेस, यहाँ तक कि अपने खेतों को भी क्या करते थे, सोल्ड डाउन कर देते थे। इस समस्या को देखते हुए हमारा भारत बहुत ही क्राइसिस से जूझ रहा था। उसी समय हमारे रूलर एकदम पूरी तरह से सीथिंग पड़ गए थे, यानी कि वो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सेम उसी टाइम अपने महात्मा गांधी जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, कब, 1931 में। अब क्या हुआ, इस डिप्रेशन की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा बैड या वर्स कंडीशन हुई थी, तो किसकी हुई थी, रूरल एरिया वाले। लेकिन जबकि अर्बन एरिया वाले क्या होते, लेस ग्रीन थे, यानी कि इनके ऊपर प्रभाव
इनके रिलेटिवली बहुत ही कम पड़ रहा था। क्यों कम पड़ा था? कि ये इनकी जो इनकम थी फिक्स थी, यानी कि चाहे प्राइस फॉल डाउन हो, उससे क्या मतलब, ये आते किस क्लास के लोग थे? लैंड ओनर से, जमींदार थे। जमींदार का काम क्या है? पीजेंट से बस रेवेन्यू कलेक्ट करना, चाहे वो क्रॉप्स अच्छी हो या ना हो, उनको किसी चीज से मतलब नहीं था, उनको बस इस चीज से मतलब था कि हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। इनकी फिक्स इनकम थी, क्यों? रेवेन्यू थी। और ये रेवेन्यू कहाँ से रिसीव करते थे? जो पीजेंट्स है उनसे रेंट पे लेके क्या करते थे? अपनी जो फार्मिंग के लिए कुछ लैंड ले लिया करते थे, उसी से उसको ये लोग लैंड ओनर रेंट उनसे पे कराते थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉय थे, यानी कि जैसे ऑफिशियल वगैरह थे। ऑफिशियल वगैरह कहाँ रहेंगे? अर्बन एरिया में रहेंगे। हाँ, अर्बन एरिया में रहेंगे, रूरल एरिया में रहेंगे नहीं। तो इनकी फिक्स सैलरी थी, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा तो किस पे पड़ा? रूरल एरियाज में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी क्या चलाया गया? रूरल एरियाज से ही चलाया गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये फर्स्ट वर्ल्ड के बाद की बात खत्म हुई थी। अब सेकेंड वर्ल्ड की बात। सेकेंड वर्ल्ड में समस्या क्या हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड हुआ था 1939 टू 1948। ठीक है, और इसमें भी दो पावर थे, एक सेंट्रल है, यानी सेंट्रल है, एक्सिस पावर मान लो, और दूसरी क्या थी? एलाइज पावर थी। सेंट्रल पावर में कौन थे? एक्सिस पावर में नाजी और जापान और इटली वगैरह थे। एलाइज पावर में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस थे। अच्छा चलो ठीक, लड़ाइयाँ हो रही इन दोनों में। अब इसमें हुआ क्या? इसके जो इंजरीज हुई, इसके जो बैड इफेक्ट पड़े, लगभग 60 मिलियन पीपल क्या हो गए? जाते हैं, मर जाते हैं, और लाखों की संख्या में लोग क्या हो जाते हैं? घायल होते हैं। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहता है, वो क्या करता है? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। वो सिचुएशन कॉल्ड द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेस्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, जिसकी वजह से क्या हो? वार होने की वजह से इकोनॉमिक डिवेस्टेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से आना शुरू हो जाती है, और सोशल डिसरप्शन, यानी कि समाज में बहुत ज्यादा दूरियां बनना शुरू हो जाती है। ठीक, अब इसमें दो क्रूशियल शेप कौन कौन से जो थे क्या पोस्ट वार को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले थे? वो एक था यूएस वाला, जिनकी वजह से क्रिएट हुई थी, और दूसरा सोवियत यूनियन था। ठीक, अब देखो ये हो गई समस्या। अब इसके बाद समस्या को कुछ सोचने की मतलब कि हम फिर से क्या करें, जो अपनी इकोनॉमिक वाली रेलवे उसको पटरी पे कैसे लाया जाए, तो उसके लिए पोस्ट वार सेटलमेंट किया गया, और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट को क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, पोस्ट वार सेटलमेंट क्या किया गया? एन इंडस्ट्री, उसमें दो मोटिव को ध्यान दिया गया। पहला क्या? एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट कंजप्शन, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कितना भी उसमें प्रोडक्शन कर लिया जाए, लेकिन बिना वो कंजप्शन के सस्टेन आगे नहीं चल पाएगी। दूसरा क्या था? ये होना चाहिए कि जो कंट्री है उसका लिंक पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, यानी कि अब ये लोग धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की फिनोमिना की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। पोस्ट वार के बाद सेटलमेंट क्या हुआ? दो मोटिव रखा गया कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऐसी बनानी चाहिए खूब कंजप्शन हो, अरे खूब प्रोडक्शन हो, लेकिन उसमें क्या हो? जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो उस हिसाब से कंजप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मोटिव ये लोग लेके चले कि कंट्री का जो लिंक होना, यानी कि एक देश का लिंक क्या होगा? पूरे विश्व में होना चाहिए, यानी पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। अब देखो दूसरी बात आती है कंफ्यूजन नंबर वाली कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या करते हैं एक साथ, मतलब ये दोनों क्या है? ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। अब ये ब्रिटेन जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो जब ये एक साथ रह के कोई अपना वर्क या कोई फंक्शन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन वुड ट्विंस। अब ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का बेस्ड किस पे था? बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या हो? मतलब हर एक जगह पे एक्सचेंज रेट क्या हो? फिक्स हो। और इन्होंने क्या किया था? गोल्ड का फिक्स रेट किया था, कितने? $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड के जो है वो कितने? $35 होने चाहिए। तो डिकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस का मतलब है बेटा कि जैसे सेकंड वर्ल्ड इंडियन होता है, बहुत ज्यादा लार्ज कॉर्पोरेशन मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी जो पावरफुल कंट्रीज थी जैसे यूएसए वगैरह हुआ। अब ये सोचते ये थे जैसे कि डिकॉलोनाइजेशन मतलब हम पहले कॉलोनाइज थे, कॉलोनाइज का मतलब हम डीकॉलोनाइज मतलब हमें आज़ादी चाहिए।
तो जो बड़े बड़े कोऑपरेट करने वाले थे पावरफुल कंट्री, ये इस मोटिव से हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ की जो डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो जैसे इंडिया वगैरह डेवलपिंग कंट्री है, उनके यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ये एक्सप्लॉयट कर सके, आराम से ले सके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी बिना कुछ दिए हुए भी क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी पे ये क्या कर सकते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, समस्या ये किसके लिए थी, डेवलपिंग कंट्री के लिए। अब डेवलपिंग कंट्री के लिए था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ले रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पावरफुल कंट्री यानी डेवलप्ड कंट्री वो और भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और डेवलपिंग कंट्री बेनिफिट नहीं पा रही है किसके रिलेटिवली, जो डेवलप्ड कंट्री के इंडस्ट्रियल वगैरह हैं उनके कंट्री के रिलेटिवली हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं की। अब ये समस्या थी इनके लिए, तो ये जो डेवलपिंग कंट्री वाले थे ये लोग मिलकर अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया, जैसे उसमें कौन से ऑर्गेनाइज हैं, एक क्या है G77 यानी 77 यानी कि ये ग्रुप 77 था, यानी कि 77 डेवलपिंग कंट्री ने मिलकर क्या किया था, G77 का को बनाया था। और NIO जो ऑर्गेनाइजेशन था इसका मतलब ये था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, ना कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग होना चाहिए। और इनकी डिमांड ये थी, जो डेवलपिंग कंट्री थी इनकी डिमांड थी कि जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो हमें हमसे लिया जा रहा है, सॉरी जो रॉ मटेरियल हमसे लिया जा रहा है वो हमें फेयर प्राइस में लिया जाए, और जिससे क्या हो सके कि हमारी भी एक्सेस जो मैन्युफैक्चर गुड हो उनको भी क्या कर सके, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सके किससे, डेवलप्ड कंट्री से, जिससे हमारे क्या हो सके, हम और भी ग्रो कर पाए। एंड ऑफ ब्रेटन वुड। अब ब्रेटन वुड को क्यों एंड करने की और बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ब्रेटन वुड इसलिए किया गया कि वहां पर क्या था बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट था, यानी कि सबके लिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, सबके लिए एक समान एक्सचेंज रेट। जबकि क्या होगा, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो रही है और डेवलप्ड हो रही है तो क्या होगा, अगर एक समान रेट सबके लिए रहेगा तो वो अनफेयर माना जाएगा, ठीक है। और इंक्लूड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज, यानी कि सबके लिए अलग अलग एक्सचेंज सिस्टम होने चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम भी क्या होता है, बदल जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए बदल जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, पहले क्या होती थी, डेवलप्ड कंट्री से ले रही थी, अब क्या हो रही है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लोन लेना चाह रही है। क्यों, एक फेयर रेट में देगा और ये नहीं चाहेगा कि हम क्या करेंगे, फिर से इसको कॉलोनाइज करेंगे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहेगा कि हम किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज करेंगे, तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री उनका होगा। अब देखो मेन मोटिव ये है कि इसी समय होता है द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड आल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970। अब क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट हिट होता है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, कैसे हिट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज खत्म हो जाता है, इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग हो जाता है, डेवलपिंग कंट्री भी क्या हो रही है, G77 और बना के शुरू कर दी थी। और इसकी वजह से ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट हिट क्यों हुआ, क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्री में भी जरूरी था एम्प्लॉयमेंट की, तो लोग क्या हुआ, अब इधर की तरफ मूवमेंट किए और एमएनसी भी किधर की तरफ शिफ्ट होना चाह रही थी, एशियन कंट्री की तरफ शिफ्ट होने का इसका मेन रीजन ये था कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होंगे, आसानी से मिल जाएंगे। जो क्या अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही थी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए इन्होंने सोचा कि लो वेजेस पे हमें वर्कर्स भी मिल जाएंगे, हाई स्किल्ड लेबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और वो एशियन कंट्री सबसे ज़्यादा एमएनसीज किधर की तरफ फ्लरिश की, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, यानी कि जो लोग क्या है, रिसोर्स से फुलफिल कंट्री माना जाता है, ठीक है। देन अब हमारा ये लेसन पूरी तरह से बेटा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस पूरे लेसन के, यानी कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मस्ट वॉच, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।